आवाज सर्वसामान्य माणसाचा RNA न्यूज मराठी। उमरखेड येथे MIM पक्षाचे 8 नगरसेवक आहेत। येत्या निवडणुकीमध्ये MIM पक्षाला भरघोस मतदान मिळून मोठ्या प्रमाणामध्ये आणखीनही नगरसेवक निवडून येण्याची शक्यता आहे। आमच्या उमरखेडचे प्रतिनिधी शैलेश ताजवे यांनी MIM पक्षाचे यवतमाळ जिल्हा अध्यक्ष सय्यद इरफान भाई यांची घेतलेली विशेष मुलाखत। नमस्कार, बघा RNA न्यूज रहा आपले। आज मी उमरखेड येथे MIM ऑफिस इथे भेट दिली आहे आणि MIM चे यवतमाळ जिल्ह्याचे अध्यक्ष श्री सय्यद इरफान साहब हे आज आपल्याला MIM पक्षाबद्दल काही माहिती सांगणार आहे। मी सर्वप्रथम इरफान साहब यांना विचारतो की आपण MIM बद्दल, आपल्या पक्षाबद्दल आतापर्यंत आपण काय काय कार्य केलेले आहेत, थोड़ा आमच्या जनतेला सांगा। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूँगा कि आपने हिम्मत की MIM वालों का इंटरव्यू लेने की, और जिस तरह से आपने कहा कि अभी तक जो हमने कार्य किए हैं उस कार्यकाल के बारे में कुछ बताइए। तो मैं चंद अल्फाजों के अंदर यही कहूँगा कि आप इस गांव के अंदर सर्वे कीजिए। ऐसा नहीं मैं यहाँ पर बैठकर आपको बता रहा हूँ, इस गांव के अंदर आप सर्वे करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि पिछले 30 साल और 40 सालों में जो काम नहीं हुए थे उन कामों को हमने अंजाम दिया। चाहे वो शिक्षण विभाग के अंदर का काम हो, डेवलपमेंट का काम हो। इससे पहले गांव के अंदर कुछ प्रकरण होता था तो कोई समाज का आदमी सामने आकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर गांव की शांतता के बारे में नहीं सोचता था। आज आप देखेंगे गांव के अंदर अगर आप सर्वे करेंगे, पूछेंगे लोगों से, तो लोग बताएंगे कि चाहे रात में 2 बजे हो या 3 बजे हो, पॉलिटिशियन का अगर कोई मसला आता है, HM वाला जब अगर मामला आता है तो सबसे पहले मजलिस वाले वहाँ पर पहुँचते हैं, आपस में सुलह कराते हैं, और सुलह कराने के बाद जो हिंदू मुस्लिम की एकता इस गाँव की परंपरा रही है उस परंपरा को कायम रखते हुए आगे काम करते हैं। ये सबसे अहम बड़ी बात है। वरना आज तक ये होता था कि जब कभी भी ऐसा मैटर आता, मामला आता, तो इसके ऊपर अपनी राजनीति रोटियां सेकी जाती थी। हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ में और मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ में भड़काया जाता था, और उसको आगे भड़काकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक कर अपना वोट बैंक बचाने की कोशिश की जाती थी। जब से MIM यहाँ पर चुनकर आई है, लगभग 4.5 साल हो चुके हैं। इन 4.5 सालों के अंदर अगर आप गाँव का जायज़ा ले, शहर का जायज़ा ले, तो 4.5 साल के अंदर एक भी स्टंट ऐसा नहीं हुआ कि गांव बंद कराने की बारी आई, जालपूट वाली बारी आई, या आपस में 2 समाजों को लेकर ऐसा बहुत बड़ा झगड़ा हुआ जिसकी वजह से अतराफ के देहातों के अंदर इसका असर पहुंचा। एक भी ऐसा मैटर आपको नहीं। धन्यवाद इरफान साहेब यांनी अतिशय चांगल्या प्रकारे आपल्याला उमरखेड शहराबद्दल आणि आपल्या पक्षाच्या बांधणीबद्दल आणि आपल्या पक्षाने कुठल्या कुठल्या प्रकारचे उमरखेड शहरामध्ये चांगले कार्य केलेले आहेत, या कार्याची पावती म्हणून, इरफान साहेबांच्या कार्याची पावती म्हणून, यांच्या पक्षाची कार्याची पावती म्हणून आज उमरखेड नगर परिषद मध्ये यांचे 8 उमेदवार निवडून आलेले आहेत। आणि या 8 उमेदवार निवडून आल्यानंतर की एक उमेदवार यांचा स्वीकृत उमेदवार म्हणून यांनी जाहीरपणे घेतलेला आहे। मी सय्यद इरफान साहेब यांना प्रश्न विचारतोय, इरफान साहेब, आज नगर परिषद मध्ये आपले 8 उमेदवार आणि एक स्वीकृत उमेदवार असताना सुद्धा आपण नगर परिषद उमरखेड येथे सत्ता स्थापन का नहीं की? ये तो आपने बहुत लाख रुपए का सवाल पूछा, और ये सवाल पूछकर आपने हमारा दिल खुश किया। बहुत अच्छा सवाल था कि भाई 9 लोग सभागृह के अंदर हमारे मौजूद होने के बाद आज हमारी सत्ता नहीं बनी। इसके पीछे अगर किसी का हाथ है तो आप जाकर नगर पालिका के अंदर देखें। अगर राष्ट्रवादी इस गांव की चाहती थी तो MIM सत्ता के अंदर बैठती थी। राष्ट्रवादी की 1 सीट आने के बाद वो राष्ट्रवादी जो आज तक मुसलमानों के वोट ली, राष्ट्रवादी और कांग्रेस ने बरसों बरस से अपने ऊपर एक सेक्युलरिज्म का पर्दा डाल कर रखा था। हमारी जीत के बाद, इस नगर पालिका के इलेक्शन के बाद, उनका जो पर्दा था वो पर्दा हट गया, उनका चेहरा बेनकाब हो गया। अगर हमारे साथ आते थे तो हमारी सत्ता बनती थी, लेकिन उन्होंने ये चाहा
कि एमआईएम को सत्ता से बाहर रखना है, भले हमको बीजेपी चलती। और आज अगर आप जायजा ले नगर पालिका के अंदर जाकर, तो राष्ट्रवादी की एक सीट बीजेपी के साथ बैठी है, जबकि बाहर मुसलमानों के, दलितों के, पिछड़े तबकात के वोट लेकर अपने आप को सेकुलर बताने वाली ये राष्ट्रवादी आज अगर आप जाके देखो तो बीजेपी के साथ बैठी है। अगर बीजेपी के साथ नहीं जाती तो एमआईएम सत्ता के अंदर आती थी। सही फरमाया। बिल्कुल आप जायजा ले सकते हैं इसका, ऐसा नहीं आप इंटरव्यू ले रहे हो, हम हमारी मनगढ़ंत बात सुना रहे हैं। पुरुष के साथ आपके सामने आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं, अगर राष्ट्रवादी उस वक्त में थोड़ा सा पहल करती और ये कहती कि एमआईएम की 8 सीटें आई हुई है, मुसलमानों ने इतने जोरों शोरों से इन 8 सीटों को चुनकर ला कर दिया और हमने भी कई वर्षों से मुसलमानों के वोट लिए, ये कहकर वोट लिए कि देखो अगर हमको वोट नहीं देंगे तो बीजेपी आ जाएगी, शिवसेना आ जाएगी, डरा डरा कर वोट लिया गया। और वही मुसलमानों ने आज राष्ट्रवादी को शाहीन नगर से वोट दिए, कई मुसलमानों ने वोट दिए, लेकिन वो मुसलमानों को, हमारे भाइयों को ये मालूम नहीं था कि उनके वोटों का दुरुपयोग किया जा रहा है, उनके वोटों को धोखे में लेकर हमको बीजेपी के साथ जाना है। आज तो मुसलमान शाहीन नगर के हमारे भाई ये कह रहे हैं कि हमने तो राष्ट्रवादी को वोट दिया, हमने बीजेपी को वोट नहीं दिया, लेकिन आज राष्ट्रवादी बीजेपी के साथ सत्ता में बैठी है, महज सिर्फ अपने कामों को लेकर कि हमारा बैंक बैलेंस कैसा बढ़ जाए, हमारे टेंडर कैसे पास हो जाए, भले जिसने वोट हमको दिया वो भाड़ में चले जाए, लेकिन हमारा वोट बैंक, हमारा कारोबार और हमारा रेपुटेशन ये कैसे बरकरार रहे, बस इसके लिए आज बीजेपी के साथ बैठी है, एमआईएम को बाहर कर दिया। मेरा सवाल है, बहुत ही कड़वा सवाल है। सुनने में आता है चाहे कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो या कोई पक्ष हो, ये कहते हैं एमआईएम पक्ष ये खाली मुस्लिम समाजों का वोट बैंक है और कांग्रेस को गिराने के लिए और राष्ट्रवादी को गिराने के लिए एमआईएम पक्ष की एक इनको खड़ा किया गया है। क्या ये सही बात है? किसने खड़ा करा? बीजेपी ने? बीजेपी ने खड़ा करा? नहीं, ये ऐसा सुनने में आता है। सबसे पहले तो एक बात ये है, जैसा आपने पहले पूछा है, ये मुस्लिम की पार्टी है, मुस्लिम का वोट बैंक को खींचती है। अभी आप किसी गांव की बात ले, मैं दूसरे जगहों की बात नहीं करता, हैदराबाद के अंदर सबसे पहले जिसको मेयर बनाया गया वो दलित समाज का आदमी था, और बहुत सारी मिसालें हैं। लेकिन अगर इस गांव के अंदर हम मिसाल दें तो आज हमारे पास में एक रंजीत दाभोड़े है जो इसी समाज से है, दुर्गा रंजीत दाभोड़े बोलकर हमारे पास में एक सीट आज मौजूद है, रनिंग कॉर्पोरेटर है हमारे। अगर ये पार्टी मुसलमानों की पार्टी रहती तो हम दलित समाज को, एसी समाज को टिकट नहीं देते थे। अगर हमारे पास में कास्टिज्म वाला मामला रहता था तो हम दूसरे समाज को लेकर साथ में नहीं चलते थे। आपने अभी देखा, अभी विधानसभा के जो इलेक्शन गए, विधानसभा में हमने कितने सारे हिंदू भाइयों को साथ में लिया, दलित भाइयों को साथ में लिया, आदिवासी भाइयों को साथ में लिया। बॉम्बे के अंदर, दिल्ली के अंदर जहीं पर भी हमारी पार्टी इलेक्शन लड़ रही है, आज आप देखिए कर्नाटक के अंदर हमारी पार्टी इलेक्शन लड़ रही है, आप जाकर देखिए बिहार के अंदर हमारी पार्टी इलेक्शन लड़ रही है, बंगाल के अंदर पार्टी हमारी इलेक्शन लड़ रही है। कहीं पर भी आपको एक बार भी ये लफ्ज सुनने को नहीं मिलेगा कि हम सिर्फ मुसलमानों की बात करते, बल्कि आपको ये सुनने को मिलेगा कि हम सारी इंसानियत की बात करते, इस मुल्क के संविधान को बचाने की बात करते, मुल्क के संविधान पर अटूट विश्वास रखकर, भरोसा रखकर हम सारे समाजों को साथ में लेकर आगे बढ़कर उनको उनका हक दिलाने की बात करते हैं। कहीं पर भी आपको कास्टिज्म नजर नहीं आएगा, कहीं पर भी नजर नहीं आएगा। बल्कि आप जिस ऑफिस के अंदर बैठे हैं, हम और आप यहाँ पर बैठकर चर्चा कर रहे हैं, यही ऑफिस यहाँ पर हिंदू भी समाज का आदमी आता है, मुस्लिम समाज का भी आदमी आता है, दलित भाई भी आता है, मातंग समाज के कई मसले हमने इसी ऑफिस में बिठाकर हल किए। हमने तो कभी उनसे ये नहीं कहा कि भाई आप मातंग समाज के, आप दलित समाज के हैं, आप हमारे पास क्यों आ रहे हैं, ना उन्होंने हमसे ये कहा कि आप मुस्लिम समाज के, हम आपके पास में क्यों आए, बल्कि हमारे बात के ऊपर उन्होंने भी यकीन किया, भरोसा किया। कई बहुत सारे मैटर हमने हमारे ऑफिस में बैठकर सुलझाए, बहुत सारे मैटर। अभी कल का एक एक्सीडेंट का मैटर हुआ, हिंदू समाज का बच्चा था, मुस्लिम समाज का एक लड़का था, दोनों का आपस में गाड़ी से कुछ एक्सीडेंट हो गया, बहुत बड़ा मैटर होने वाला था, हमने बुलाए, रुकाए और इसी ऑफिस पर उनका मैटर हल किए। ना हिंदू समाज के आदमी ने हमसे कहा कि भाई आप मैटर क्यों हल कर रहे, ना मुस्लिम समाज के आदमी ने कहा कि उसकी साइड क्यों लेकर बात कर रहे। हमने आज तक भी उमरखेड़ का, मैं शुरू में इसीलिए कहा, पहले जो स्टार्ट में आपने बात की उसी वक्त में मैंने कहा कि 4.5 साल हो गए, आज तक उमरखेड़ के अंदर यही होता था कि हिंदू को मुस्लिम से और मुस्लिम को हिंदू से लड़ाकर या उनके भावनाओं को ठेस पहुंचाकर फिर माहौल को गर्म कर कर
अपनी वोट बैंक सेकना, अपनी राजनीति रोटियां सेकना, यही काम करते थे। डेवलपमेंट का काम किसी का नहीं था, किसी ने गरीब के लिए हक की आवाज नहीं उठाई। आज जिस ऑफिस में हम बैठे हैं, इस ऑफिस का आप देखेंगे कभी भी, यहाँ पर बहुत सारे मैटर, ऐसे मैटर जो पॉलिटिशियन के अंदर जाकर 498 के ऐसे कई मैटर हमने हल किए। ये काम किसने किया आज तक? कौन सी पार्टी ने किया? इस राष्ट्रवादी ने, कांग्रेस ने आज तक हमारे वोटों का इस्तेमाल किया, बीजेपी से, सेना से डरा डरा कर हमारे वोटों का इस्तेमाल किया। जब हमको उनकी मदद की जरूरत पड़ी, उस वक्त में इन्होंने हमको पीठ दिखाकर भागना पसंद किया। नहीं, पीठ दिखाकर भागना तो पसंद किया, लेकिन किसी ऐसे एक मुसलमान के या दलित भाई के कांधे पर हाथ रखकर उसके परेशानी के वक्त में उसका साथ नहीं किया। इसी वजह से लोगों ने हमको चुन कर दिया। धन्यवाद दिलपाल साहेब. आजच उमरखेडमध्ये घडलेल्या एका घटनेचा एक उदाहरण आहे. एमआयएम पक्षाचे सर्व कार्यकर्ते मिळून आज उमरखेड पोलीस शहर ठाण्यामध्ये दिल्ली येथे घडलेल्या घटनेचा निषेध म्हणून आज एमआयएम पक्ष यांनी निषेधार्थ एक निवेदन देण्यात आले. यानंतर दिलपाल साहब, मैं आपसे कुछ और एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ. आने वाले अभी कुछ ही दिनों के बाद उमरखेड नगर परिषद शहर में अभी निवडणूक आने वाली है. उस निवडणूक के बारे में आपकी क्या राय है? देखो, जैसा हर पार्टी का एक एजेंडा रहता है, चाहे कोई पार्टी दीगर पार्टी हो, अपने अपने की पॉलिसी को लेकर चलती है. इलेक्शन का वक्त आता है, इलेक्शन के वक्त में वादे होते हैं, बातें होती है, लेकिन हमारे पार्टी का वैसा नहीं है. हमने पिछले 4.5 सालों में काम किया. आप देखेंगे हमारे मुजीब भाई नगर से बैठे हुए हैं, इनके वार्ड में लगभग अभी तक 10 करोड़ के नसीब पास काम हो चुका है और 1-2 करोड़ के काम बाकी है. वो भी इंशाअल्लाह 4-6 महीने के अंदर पूरे हो जाएंगे या उसका आगाज हो जाएगा. ये हमने काम किया, लोगों के सुख दुख में जाकर हमने साथ दिया. नहीं कुछ कर सकते तो कम से कम उसके तकलीफ के वक्त में उसके साथ में खड़े रहे. ये हमने काम किया और आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से हमको उम्मीद है कि हम इसी ताकत से लड़ेंगे. आज हमारे 8 नगर सेवक थे, हमको ऐसी उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि आने वाले वक्त में इस उमरखेड शहर के अंदर हमारा नगर अध्यक्ष होगा एमआईएम का, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नगर अध्यक्ष वहाँ पर बैठेगा. इस वजह से बैठेगा कि एमआईएम ने पिछले 4.5 सालों में जो काम किया, यकीनन अवाम की जो जस्तुजू थी, अवाम की जो उम्मीदें थी, उसको शायद खड़े नहीं उतर सके, कुछ कमी पेशियाँ हुई. लेकिन पिछले जो 40 साल 50 साल गुजरे, 30 साल गुजरे, उनसे बेहतर काम हुआ, बहुत ज़्यादा काम हुआ. और अवाम को ये बात मालूम है, आज अवाम के दिलों में ज़बानों पर एक ही जुमला है कि भले चाहे जो भी हो, लेकिन इन बच्चों ने, इन लड़कों ने, इन नौजवानों ने 4.5 साल के अंदर ऐसे ऐसे कामों का अंजाम दिया कि जो 35-30 सालों के अंदर कभी काम नहीं हुए. भले चाहे कुछ भी हो, लेकिन इंशाअल्लाह हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, एमआईएम को ही दोबारा कामयाब कर देंगे. ऐसा अवाम का बोलना है. अभी कुछ विरोधी पक्ष रहते जिसको क्या बोलेंगे कि हार के बाद में भी अपनी हार पसंद नहीं है, या जिसको एक इन शॉर्ट ये बताता हूँ, एक कहावत है कि अगर मुझे अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं. तो जिसको अंगूर नहीं मिले उसके लिए तो हमेशा अंगूर खट्टे रहना है. अब मैं तो कोई ऐसा कोई जादूगर नहीं हूँ कि अंगूर के अंदर एक लज्जत डाल के उसको मीठा करके फिर उनको खिला के बताओ कि देखो अंगूर मीठे हो गए. वो तो अंगूर उनके लिए हमेशा कड़वे रहने वाले, और इंशाअल्लाह जिंदगी भर उनके लिए अंगूर कड़वे ही रहेंगे. इसलिए कड़वे रहेंगे क्योंकि हम जब चुनकर आने के बाद उन्होंने ये सोचना चाहिए था कि भाई ये लोग चुनकर आए, अवाम ने इनको चुनकर दिया, अवाम ने इनको कामयाब किया, अब इनको हिम्मत अफजाई कर इनको आगे बढ़ाना चाहिए. बल्कि आगे बढ़ाना तो छोड़ो, उल्टा हमारे पीछे हाथ धोकर इस तरह से लग गए कि हम अगर कोई काम करते हैं तो उस काम के अंदर अड़चन कैसी पैदा की जाए. सादा सा उदाहरण देता हूँ. मुजीब भाई के वार्ड के अंदर एक अभ्यासी घर पास कराया गया था जो तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए का था. वो अभ्यासी घर उस वार्ड के अंदर इसलिए पास कराया गया था कि ताकि गरीब बच्चे, चाहे किसी भी समाज के हो, गरीब बच्चे IAS की किताबें वहाँ पर रखी जाएगी. जो गरीब बच्चे वहाँ पर जाकर पढ़ेंगे उनका डेवलपमेंट होगा. लेकिन कुछ लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आई कि हमने 30 साल 35 साल राजकारण किया, हमारे वक्त में हमने इस काम का पास कर नहीं ला सके, इस वार्ड के अंदर डेवलपमेंट नहीं कर सके. और एक कल का बच्चा आए वाला, ये नया लड़का आए वाला, इतना आगे बढ़कर इतना बड़ा अभ्यासी कर ला रहा, तो इसके लिए उसको ऐसा विरोध किया कि लेटर पैड पर लिखकर, आज भी मेरे पास में वो चीज़ मौजूद है
कि लेटर पैड पे अपने सया मारकर फिर ले जाकर उसको बताए कि यहाँ पर आप कैसा पास करा रहे, ये जगह तो दूसरी चीज के लिए रिजर्वेशन है, यहाँ पर आभ्यासी घर कैसा क्या बना रहे। यानी एक उदाहरण बताया, ऐसे कई तरह की चीजें हैं। नगर पालिका के अंदर भी जब हमारी सत्ता बनाने का और समीकरण का मामला चल रहा था तो हमारे कुछ दानिशमंद लोग हमारे साथ बैठने के बावजूद, हमारे साथ बैठना तो दरकिनार, बात करना तो दरकिनार, जाकर शिवसेना और बीजेपी और राष्ट्रवादी की जो सत्ता बनने का समीकरण चल रहा है उनके साथ में बैठकर समितियां के पेपर लिख कर दे रहे थे। इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात क्या होगी। इसीलिए कह रहा हूँ कि अवाम ने सारी चीजें देखी है। पहले क्या होता था कि मीडिया का जमाना नहीं था, आप जैसे होशियार लोग, अच्छे लोग अवाम के बीच में नहीं थे। कुछ लोग आते थे और इधर उधर इराक की और तुराक की बातें करते थे और लोग कहते थे कि भाई जाने तो ये सियासत समझने वाले लोग, हमको राजनीति से क्या है, लोग इनकी बात मानकर इनको वोट देते थे। लेकिन आज का जमाना ऐसा है, सोशल मीडिया का जमाना है, एक एक बच्चे को, एक एक आदमी को मालूम है सच क्या है और झूठ क्या है, काम में आने वाला कौन है और बातें करने वाला कौन है, मुसीबत के साथ में वक्त पे खड़े होने वाला कौन है और सिर्फ धोखेबाजी की बात करने वाला कौन है। ये अवाम ने देख लिया। इसीलिए अवाम से हमको उम्मीद है, अल्लाह के साथ से भी उम्मीद है कि हमने जैसे 8 सीटें कामयाब कर लाई है, आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह नगर अध्यक्ष हमारा रहेगा, बिना किसी दूसरे पार्टी को अलाइज करते हुए। इतनी ताकत उमरखेड के अंदर हमारे खुद पक्ष की है। धन्यवाद इरफान साहब. इरफान साहेबनं अतिशय चांगल्या प्रकारे आपल्याला पक्षाबद्दल आणि आतापर्यंत मागील 4.5 वर्षामध्ये MIM पक्ष आणि उमरखेड शहरामध्ये कुठल्या कुठल्या प्रकारचे जनतेसाठी आणि लोकांसाठी, सर्वसामान्यांसाठी कुठले कुठले कामं केले आणि कशा प्रकारचे कामं केले ही सविस्तर माहिती इरफान साहेबांनी आपल्याला सांगितलेली आहे. आणि मी खरंच इरफान साहेब तुम्हाला हार्दिक शुभेच्छा देतो पुढील वाटचालीसाठी. धन्यवाद इरफान साहेब, आपण आम्हाला आमच्या RNN न्यूजला वेळ दिल्याबद्दल धन्यवाद. RNN न्यूज, शैलेश, उमरखेड.